हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो अभी आने वाला है उसके लिए एमसीक्यू लगाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं और इसमें 9th क्लास का जो हिस्ट्री है, फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति, उसका हम लोग एमसीक्यू लगाने वाले हैं, जिससे पता चलेगा कि आप लोग कितना मतलब कि फ्रांसीसी क्रांति आप लोग को कितना तैयार है। तो हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न है, 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में किसका माहौल था? तो आतंक का माहौल था। इससे पता चलेगा कि आप लोग कितना डेप्थ से बुक को रीड किए हुए हैं। तो आतंक का माहौल था, पता है हम लोगों को। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न, किसने पेरिस नगर में घुसने का आदेश दिया था? नागरिकों ने, सेना ने, सम्राट ने, पुलिस ने? तो सम्राट ने आदेश दिया था। अगला तीसरा प्रश्न है, कितने मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए थे? तो यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया है, लेकिन यहाँ लिखना चाहता था टाउन हॉल के सामने कितने मर्द और औरत एकत्र हुए थे। तो 7000 मर्द और औरत एकत्र हुए थे। हथियार की खोज में नागरिकों ने किन भवनों में प्रवेश किया? तो निजी भवनों में, सरकारी भवनों में, धार्मिक स्थलों में, शिक्षण संस्थानों में। तो इसका बी आंसर होगा, सरकारी भवनों में हथियार की खोज के लिए वो लोग जमा होना शुरू कर दिए थे। बास्तिल किला कहाँ स्थित है? पेरिस नगर के पश्चिम भाग में, पेरिस नगर के उत्तरी भाग में, पेरिस नगर के पूर्वी भाग में, पेरिस नगर के दक्षिणी भाग में। इस तरह का क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है। ये सब बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा अगर पूछ दिया जाए तो यह पेरिस नगर के पूर्वी भाग में था बास्तिल किला। ठीक है। बास्तिल किला तोड़ते समय कितने कैदी छुड़ाए गए? तो 5, 6, 7, 8। बास्तिल किला जब तोड़ा गया था तो उस समय बहुत सारे कैदी भी थे, उसमें से छुड़ा लिया गया था। तो 7 कैदी थे जिनको छुड़ा लिया गया था। बास्तिल किला लोगों की किस चीज़ का प्रतीक था? शांति का प्रतीक था, सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था, नागरिक अधिकारों का, धार्मिक स्वतंत्रता का? किस चीज़ का प्रतीक था? तो सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन किया जाना है और एकदम बारीकी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बास्तिल किला तोड़ने के बाद उसके अवशेष किसे बेचे गए? व्यापारियों को, सरकारी अधिकारियों को, उन लोगों को जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोग चाहते थे, संग्रहालयों को? तो सी नंबर होगा, उन लोगों को बेचा गया था जो लोग इसके ध्वंस को एक स्मृति चिन्ह के रूप में रखना चाहते थे। पेरिस में संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? धार्मिक मतभेद, भूमि विवाद, पाव रोटी, ये पायोटी लिख दिया है लेकिन पाव रोटी लिखना चाहता। पाव रोटी की महंगी कीमतें, राजनीतिक मतभेद। तो पाव रोटी की महंगी कीमतों के कारण यह हुआ था। 10वां क्वेश्चन है, इतिहासकारों ने इस घटना को किस रूप में देखा? स्वतंत्रता संग्राम के अंत के रूप में, एक मामूली घटना के रूप में, लंबे घटनाक्रम की शुरुआती कड़ी के रूप में, एक असफल विद्रोह के रूप में? तो एक लंबे घटनाक्रम की शुरुआती कड़ी के रूप में इतिहासकारों ने देखा था। या आपके बुक में जो पहला पन्ना है उसी से ये सारा क्वेश्चन लिया गया है और अब जो है दूसरा पन्ना से है। ठीक है। तो दूसरा जो टॉपिक है उसमें एक से क्वेश्चन है, सन 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ? तो फ्रांस की राजगद्दी पर लुई 16वां आसीन हुआ था। लुई 16वां की उम्र राजारोहण के समय कितनी थी? तो मात्र 20 साल का उम्र था उसका। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल। तो 20 साल की उम्र में वह राजारोहण यानी राज्य का सम्राट बन गया था। लुई 16वें का विवाह किससे हुआ? तो मैरी एंटोनेट, मैरी स्टुअर्ट, कैथरीन, एलिजाबेथ, बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन मैरी एंटोनेट से उसका विवाह हुआ था। यह ऑस्ट्रिया की थी। लुई 16वां के समय फ्रांस ने किस युद्ध में अमेरिका के 13 उपनिवेश की सहायता की थी? तो अमेरिका के 13 उपनिवेश की सहायता की थी। यह ब्रिटिश उपनिवेश था, सॉरी ब्रिटिश का उपनिवेश था। लेकिन प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा था कि लुई 16वें के समय फ्रांस ने किस युद्ध में अमेरिका के 13 उपनिवेशों की सहायता की थी? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है। ब्रिटिश उपनिवेश, जो 13 उपनिवेश थे ब्रिटिशर्स के थे, उसी के खिलाफ अमेरिका वाले लड़ रहे थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के
यह लड़ाई जो था वह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम था जिसमें फ्रांस ने सहायता किया था। 5वां प्रश्न है, लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस पर कुल कितना कर्ज था? तो कुल कर्ज था 10 अरब लिबरे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने एस्टेट में बटा हुआ था? 2 स्टेट, 3 स्टेट, 4 स्टेट या 5 स्टेट? तो 3 स्टेट में बटा हुआ था, हम लोग जानते हैं, कुलीन, पादरी और उसके बाद तीसरा स्टेट था। फ्रांसीसी समाज के तीसरे स्टेट में कौन शामिल था? तीसरे स्टेट में देखिए जनसाधारण के लोग शामिल थे। पहला पादरी वर्ग था, फिर कुलीन वर्ग था, फिर तीसरा जनसाधारण था। फ्रांसीसी समाज में किसान कितने प्रतिशत थे? किसान कितने प्रतिशत थे? 70%, 80%, 90 या 95%? तो 90% थे। किस स्टेट के लोगों को राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट थी? तो पहले और दूसरे स्टेट के लोगों को कर से छूट था, कर नहीं देना पड़ता था उन लोगों को। चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर जो था, जो चर्च लेती थी, उसको टाइद कहा जाता था। बी नंबर हो जाएगा टाइद। और टाइल जो था वह क्या था? टाइल था जो कि लुई मतलब कि राज्य को देना पड़ता था, सरकार को देना पड़ता था। और टाइद जो था वह धार्मिक कर था। लिब्रे क्या था? वहाँ की मुद्रा थी। प्रत्यक्ष कर जिसे सीधे राज्य को अदा किया जाता था क्या कहलाता था? अभी हम बताएं, उसको टाइल कहा जाता था। ल है लास्ट में, तो उससे याद रख सकते हैं कि लुई को देना पड़ता था। ठीक है, और लास्ट में द है, वह धार्मिक कर था। लुई 16वां के राज्यारोहण के समय फ्रांस का राजकोष किस स्थिति में था? भरपूर था, खाली था, संतुलित था, अधिशेष था? तो यह बिल्कुल खाली था। फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे का कर्ज किस कारण से बढ़ा? फ्रांसीसी क्रांति से? तो फ्रांसीसी क्रांति तो बाद में हुआ था। वर्साय के महल में शानो शौकत से? नहीं, अमेरिका के 13 उपनिवेश को स्वतंत्र कराने में यह खर्च हुआ था। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है, लुई 16वां के समय फ्रांस में कर्जदाता कितने प्रतिशत ब्याज की मांग कर रहे थे? तो 10% ब्याज की मांग कर रहे थे। फ्रांस में जो कर्जदाता, जिन लोगों से वह कर्ज लिया हुआ था, वह कितने प्रतिशत ब्याज की मांग कर रहे थे? वह 10% ब्याज की मांग कर रहे थे। तीसरे स्टेट के लोग कौन थे? तीसरे स्टेट के लोग कौन थे? वह जनसाधारण के लोग थे। यह तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं। फ्रांस में राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ किस पर था? तो जितना भी वित्तीय कामकाज का बोझ जो था वह सारा कुछ किस पर था? तीसरे स्टेट पे था। तीसरा स्टेट ही कर देता था, तीसरा स्टेट ही काम भी करता था, तो तीसरे स्टेट पे ही सारा वित्तीय बोझ था। वर्साय के विशाल महल किसका प्रतीक था? वर्साय का विशाल महल किसका प्रतीक था? राज दरबार के शानो शौकत का। ठीक है, विशाल महल बनाया गया था राज दरबार के शानो शौकत का। प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को कौन से विशेषाधिकार प्राप्त थे? करों से छूट प्राप्त था। ठीक है, किसान अपने स्वामी की सेवा में क्या क्या करने के लिए बाध्य थे? राज दरबार की सेवा, सैन्य सेवाएं देना, सड़कों के निर्माण में सहयोग देना, उपरोक्त सभी। तो किसान जो था वह सब कुछ करने के लिए तैयार था, उपरोक्त सभी। ठीक है, प्राचीन राजतंत्र पद प्रयोग सामान्यतः किसके लिए होता है? प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः किसके लिए होता है? सन 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए, सन 1774 से पहले के राजतंत्र के लिए, फ्रांसीसी गणराज्य के लिए, नेपोलियन के शासनकाल के लिए। तो यह सन 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए प्राचीन राजतंत्र का पद का प्रयोग होता था। सन 17 ए ऑप्शन हो जाएगा, 1789 के पहले फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए। अगर हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो इसको आप रोक रोक कर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल है, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करना ज़रूरी है। इसको आप पॉज करके उसके बाद जवाब दे सकते हैं। फ्रांसीसी मुद्रा लिब्रे का उपयोग कब समाप्त किया गया? 1789 में, 1794 में, 1800 में, 1815 में। तो 1794 में लिब्रे को
लिब्रे के उपयोग को समाप्त कर दिया गया था। आगे देखते हैं, सन 1715 में फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? तो सन 1715 में फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? 2.3 करोड़। सन 1789 में फ्रांस की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो 2.5 था, 2.6 था, 2.7, 2.8, तो 2.8 करोड़ था। अधिकांश फ्रांसीसी लोगों के मुख्य खाद्य पदार्थ कौन से थे? तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या खाया जाता था? पाव रोटी। 18वीं सदी में उभरते हुए नए सामाजिक समूहों को क्या कहा गया? 18वीं सदी में उभरते हुए नए सामाजिक समूहों को क्या कहा गया? मध्य वर्ग कहा गया, क्योंकि बाकी उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और श्रमिक वर्ग ये सब तो था ही, मध्य वर्ग कहा गया। ठीक है। मध्य वर्ग ने संपत्ति कैसे अर्जित की? कृषि से, समुद्रीय व्यापार और ऊन तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन से, सरकारी नौकरी से, खनन से। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, समुद्रीय व्यापार और ऊन या रेशम वस्त्रों के उत्पादन से। तीसरे एस्टेट के समूहों में कौन कौन से पेशेवर लोग शामिल थे? किसान और मजदूर, व्यापारी और श्रमिक, प्रशासनिक सेवा व वकील, सैनिक और पुलिस। तो तीसरे एस्टेट के समूह में कौन कौन से पेशेवर लोग शामिल थे? पेशेवर लोगों की बात कर रहा है, जिनका तीसरे एस्टेट में शामिल तो सब लोग थे, किसान, मजदूर, व्यापारिक, श्रमिक, पेशेवर सेवा, वकील, सैनिक, पुलिस, सब जो था यह सब तीसरे एस्टेट का ही था। लेकिन पेशेवर लोगों की बात कर रहा है तो वह सी नंबर हो जाएगा, प्रशासनिक सेवा व वकील। जॉन लॉक ने किस रचना में राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया है? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। कौन सा हो जाएगा? टू ट्रीटीजेज ऑफ गवर्नमेंट, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, जियां जॉक रूसो ने किस विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा? जियां जॉक रूसो ने किस विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का, समानता का, सामाजिक अनुबंध का, न्याय का। तो सी नंबर हो जाएगा, सामाजिक अनुबंध का। मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज में किसके बीच सत्ता विभाजन की बात की? तो यह राजा और प्रजा के बीच, चर्च और राजा के बीच, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सेनापति और सैनिक। तो यह सी हो जाएगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। याद रखिएगा, मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज में सत्ता विभाजन की बात की थी। आगे देखते हैं, फ्रांस में राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी किसका प्रेरणा स्रोत थी? फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी किसकी प्रेरणा स्रोत थी? तो यह फ्रांसीसी क्रांति का प्रेरणा स्रोत था। यह जो अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई जो व्यक्तिगत अधिकार थे वह फ्रांसीसी क्रांति का प्रेरणा स्रोत था। लुई 16वां द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से किसके विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा? पादरी वर्ग के विरुद्ध, कुलीन वर्ग के विरुद्ध, विशेषाधिकारों वाले व्यवस्था के विरुद्ध, सैनिक वर्ग के विरुद्ध। तो विशेषाधिकारों वाले व्यवस्था के विरुद्ध फिर से गुस्सा भड़क उठा। एस्टेट जनरल की अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी? 1715 में, 1789 में, 1614 में या 1765 में? तो 1614 में होगा। 5 मई 1789 को एस्टेट जनरल की बैठक क्यों बुलाई गई? नए कानून पारित करने के लिए, युद्ध की घोषणा करने के लिए, नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए, राजतंत्र को समाप्त करने के लिए।
तो नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा। एस्टेट जनरल में प्रत्येक एस्टेट के कितने प्रतिनिधि होते हैं? तो प्रत्येक एस्टेट के 300 प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। प्रत्येक एस्टेट का तो नहीं बोलेंगे, यह पहला और दूसरा एस्टेट का 300 था, और जो तीसरा हाँ प्रत्येक एस्टेट का 300 और लास्ट फर्स्ट और सेकंड का 300 और जो तीसरा एस्टेट है उसका 600 होता था। तीसरे एस्टेट में कितने प्रतिनिधि एस्टेट जनरल में थे? तो ये 600 ऑप्शन होगा, ठीक है। किस पुस्तक में रूसो ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उदाहरण प्रस्तुत किया है? रूसो ने मतलब कि किस पुस्तक में लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उदाहरण प्रस्तुत किया है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो यही इसका पुस्तक का नाम था रूसो का, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें क्या लिखा हुआ है? लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उदाहरण। 20 जून को तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि कहाँ जमा हुए? तो वारसाई के महल में, इंडोर टेनिस कोर्ट में, पेरिस के किले में, राष्ट्रीय संग्रहालय में। तो 20 जून को इंडोर टेनिस कोर्ट में तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि जमा हुए थे। नेशनल असेंबली के गठन के दौरान तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों ने किसकी शपथ ली थी? नेशनल असेंबली के गठन के दौरान तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों ने किसकी शपथ ली थी? सम्राट को हटाने की, संविधान तैयार करने तक असेंबली भंग न करने की, फ्रांस को छोड़ने की, एस्टेट जनरल को समाप्त करने की। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, संविधान तैयार करने तक असेंबली भंग न करने की। मिराबियो का जन्म किस वर्ग में हुआ था? तो मिराबियो का जन्म कुलीन वर्ग में हुआ था, ठीक है। तो मिराबियो जो था, मिराबियो और आवेसियो का नाम आप सुने होंगे। तो मिराबियो जो था वो कुलीन वर्ग का था, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है कि आवेसियो किस शीर्षक से प्रचार पुस्तक लिखी थी? तीसरा एस्टेट क्या है? यह इस शीर्षक से उसने एक प्रचार पुस्तक लिखी थी। एस्टेट जनरल में वोटिंग के लिए लुई 16वां कौन सी प्रथा का पालन करना चाहता था? तो वहाँ पर कौन सा प्रथा पहले से पालन हो रहा था और लुई 16वां करना चाहता था? प्रत्येक सदस्य को एक मत का अधिकार? नहीं, ये तो प्रत्येक सदस्य को एक मत का अधिकार, प्रत्येक एस्टेट को एक मत का अधिकार, केवल सम्राट को एक मत का अधिकार, कोई वोटिंग नहीं। तो पहला वाला जो है प्रत्येक सदस्य को एक मत का अधिकार, ये तो तीसरे एस्टेट के लोग कह रहे थे प्रत्येक सदस्य को एक मत का अधिकार दिया जाए, लेकिन राजा कौन सा फॉलो करना चाहता था? प्रत्येक एस्टेट को एक मत का अधिकार, एस्टेट को एक मत का अधिकार, सदस्य को नहीं। आगे देखते हैं, लुई 16वां फ्रांस का राजा कब बना था? तो 1774 में बना था। एस्टेट जनरल का आह्वान कब किया गया था? 1789 में किया गया था। बास्तिल पर हमला किस वर्ष हुआ था? 1789 में हुआ, ठीक है। सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान कब बनाया गया? या बनाया गया लिखना चाहता था, गलत लिखा है यहाँ पर। सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान कब बनाया गया? 1791 में, ठीक है। फ्रांस गणराज्य कब बना और राजा को सिर काट कर मौत दी गई? मतलब कब दी गई? फ्रांस गणराज्य कब बना और राजा को सिर काट कर मौत कब दी गई? तो 1792-93 में, ठीक है। आगे देखते हैं, जैकोबिन गणराज्य का पतन कब हुआ और डायरेक्टरी का शासन कब शुरू हुआ? 1792-93 में, ठीक है। 1792-93 में जैकोबिन गणराज्य का पतन हो गया और डायरेक्टरी का शासन शुरू हो गया। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? 1792-93 में, ठीक है। 1792-93 इसमें गलत ऑप्शन है, इसमें भले ही हाईलाइट कर दिया गया है पर यह ऑप्शन गलत है। तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? 1804 में, ठीक है। डायरेक्टरी का शासन 1792-93 में था। वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की हार कब हुई? तो यह 1815 हो जाएगा, ठीक है। हाईलाइटेड वाला देख के आपको आंसर सही नहीं लगाना है, यह 1815 है इसका। फ्रांस गणराज्य बनने के बाद राजा को सिर काटकर कब मारा गया? तो यह तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए, 1792-93 में राजा का सिर काट दिया गया था। जब जैकोबिन सरकार थी उसी समय गिलोटिन पर रख कर उसका सर काट दिया गया था।
और उसका ही नहीं, महारानी का भी काट दिया गया था। यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा करने वाला फ्रांस का सम्राट कौन था? फ्रांस का सम्राट कौन था यूरोप के विशाल भूभाग पर? तो यह नेपोलियन था। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उसी ने यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लिया था। 14 जुलाई को भीड़ ने किस स्थान पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद किया था? वारसाई के महल, बास्तील, इंडोर टेनिस कोर्ट, पेरिस का किला। तो हम लोग ये पहले भी देख चुके हैं फर्स्ट पेज में ही कि बास्तील जो था वहाँ पर धावा बोलकर नेस्तनाबूद कर दिया था। किस वजह से फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी? तो गर्मी के कारण, बाढ़ के कारण, कड़ाके की ठंड के कारण, सूखे के कारण। तो सी नंबर हो जाएगा, कड़ाके की ठंड के कारण। सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश कब दिया था? तो यह कब दिया था? 4 अगस्त 1789, 14 जुलाई 1789, 5 मई 1789, 20 जून 1789। तो 14 जुलाई 1789 को सम्राट ने पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। किसानों ने गांव-गांव के किलों पर किससे आक्रमण किया? किसानों ने गांव-गांव के किलों पर किससे आक्रमण किया? बंदूकों से, तलवार से, कुदाल और बेलचों से, तीर धनुष से। तो किसानों के पास क्या होगा? बंदूक तलवार तो होगा नहीं, कुदाल और बेलचे होंगे। ठीक है। लुई 16वें ने नेशनल असेंबली को कब मान्यता दी और संविधान पर अंकुश मान लिया? तो लुई 16वें ने कब नेशनल असेंबली को मान्यता दी? ये 4 अगस्त 1789 को। तो 14 जुलाई को बास्तिल किला पर मतलब सेना को घुसने का आदेश दे दिया था, जिसके कारण बास्तिल किला तोड़ दिया गया था। 20 जून को क्या हुआ था? 20 जून को नेशनल असेंबली के जो तीसरे स्टेट के जो नेशनल असेंबली के लोग थे वह क्या बोलते हैं, टेनिस कोर्ट में जमा हो गए थे। 4 अगस्त को क्या हुआ? 4 अगस्त को सरकार ने, मतलब कि सम्राट ने संविधान पर जो अंकुश लगा हुआ था उसको मान लिया। आगे देखते हैं। नेशनल असेंबली ने किस रात को सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया? नेशनल असेंबली ने किस रात को सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया? तो सामंती व्यवस्था खत्म होगी वह किस दिन आदेश माना होगा सम्राट ने? सम्राट ने जिस दिन संविधान को मान लिया, संविधान के अंकुश को, उसी दिन यह मान लिया गया था कि नेशनल असेंबली ने रात को सामंती व्यवस्था का उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। यह 4 अगस्त 1789 को हुआ था, उसी दिन जिस दिन संविधान को मान लिया गया था सम्राट के द्वारा। पादरी वर्ग के लोगों को अपने विशेषाधिकार को छोड़ने के लिए विवश कब किया गया? यह भी 4 अगस्त 1789 को, क्योंकि उसी दिन संविधान को भी मान लिया गया था। धार्मिक कर को समाप्त कर दिया गया और किसकी भूमि जब्त कर ली गई? तो भूमि किसकी भूमि? धार्मिक कर को समाप्त करके चर्च की भूमि जो थी वह जब्त कर लिया गया था। ठीक है। चर्च की भूमि जब्त करने के बाद सरकार के हाथ में कितनी संपत्ति आई? तो 10 अरब लिब्रे, या लिब्रे लिखना चाहता था, या गलती से लीने लिख दिया। ठीक है। 15 अरब लिब्रे, 20 अरब लिब्रे, 25 अरब लिब्रे। तो 20 अरब लिब्रे सरकार के हाथ में आई थी। सन 1791 के संविधान ने किस शक्ति को सीमित करने का मुख्य उद्देश्य रखा? सन 1791 के संविधान जो बनाया गया उसमें किसकी शक्ति को सीमित करने का मुख्य उद्देश्य था? सम्राट की शक्ति को। ठीक है, क्योंकि सम्राट ही निरंकुश हो रहा था, उसी की शक्ति को सीमित करना था। 1791 के संविधान ने किसको कानून बनाने का अधिकार सौंपा? तो नेशनल असेंबली को सौंपा। नेशनल असेंबली का चुनाव कैसे होता था? नेशनल असेंबली का चुनाव कैसे होता था? प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, सम्राट के द्वारा नियुक्त, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति से। तो यह अप्रत्यक्ष चुनाव होता था। ठीक है। किस उम्र से अधिक उम्र वाले पुरुष को सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था? सक्रिय नागरिक का दर्जा कितने वर्ष से ऊपर वाले पुरुषों को दिया गया था?
25 वर्ष से अधिक वाले पुरुषों को सक्रिय नागरिक, और यही सक्रिय नागरिक जो थे उन्हीं को नेशनल असेंबली को लोगों को चुनने का अधिकार था। नेशनल असेंबली नहीं, नेशनल वहाँ पर मतलब जो 50,000 लोगों को चुनते थे वह था, ठीक है। वह किताब में डायग्राम के रूप में दिया हुआ है, आप जाके देखिए। पहले सक्रिय नागरिक चुने जाते थे, फिर वह सक्रिय नागरिक जो था वह निर्वाचक मंडल को चुनता था, यानी कि 50,000 लोगों को चुनता था, और वह 50,000 लोग किसको चुनता था? नेशनल असेंबली के लोगों को चुनता था, ठीक है। ये पूरा डायग्राम के रूप में बुक में समझाया गया है, अगर आपके पास बुक है तो निकाल कर देखिए। 1791 के संविधान के अनुसार कौन कौन से लोग निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किए गए थे? तो निष्क्रिय नागरिक कौन कौन था? सक्रिय नागरिक तो हम लोग देख लिए, 25 वर्ष से ऊपर के जो पुरुष थे और जिनके पास संपत्ति था, ठीक है। केवल 25 वर्ष से ऊपर होने से नहीं होगा, जिनके पास संपत्ति होगा। तो निष्क्रिय नागरिक कौन थे? केवल महिलाएं, केवल पुरुष, शेष पुरुष और महिलाओं को, केवल व्यापारी वर्ग को। तो शेष पुरुष और महिलाओं को, शेष पुरुष यानी कि जितने भी संपत्तिधारी पुरुष नहीं थे वो सारे पुरुष आ जाएंगे जिनके पास संपत्ति नहीं था, और जितनी भी महिलाएं थी वो सब निष्क्रिय नागरिक के रूप में थी। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने के लिए लोगों का क्या शर्त था? निर्वाचक का योग्यता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त था? उच्च शिक्षा प्राप्त करना, अपने करदानों की उच्चतम श्रेणी में होना, या कर दान लिखना चाहता था, कर्म नहीं, कर दान की उच्चतम श्रेणी में होना, सेना में सेवारत होना, पुराने संविधान का अध्ययन करना। तो बी नंबर ऑप्शन होगा, यानी कि अपने कर दानों में उच्चतम श्रेणी में होना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कर चुकाना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सर, सन 1791 के संविधान के अनुसार सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार क्यों नहीं था? केवल पुरुषों को ही मतदान का अधिकार था, केवल महिलाओं को ही मतदान का अधिकार था, केवल सक्रिय नागरिकों को ही मतदान का अधिकार था। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, केवल सक्रिय नागरिकों को ही मतदान का अधिकार था, ठीक है। तो आगे अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो आगे का जो MCQ रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।